हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एसएसटी में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो अपन ये पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ये करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं, जिसमें अपन ने लोकसभा राज्यसभा के बारे में किया था। तो स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट सेकंड। तो देखो पार्ट फर्स्ट में भी अपन ने ये मैं आपको बताया था, तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट वो मशीनरी होती है जो क्या करती है, किसी स्टेट को चलाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए रूल्स लॉ वगैरह डिटरमाइन करती है, उन्हें बनाती है और फिर उसे क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। उसे अपन क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। और एक गवर्नमेंट के तीन हिस्से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसमें से लेजिस्लेचर में से अपन ने लोकसभा राज्यसभा कर लिया था। प्रेसिडेंट जो है अपन इधर ही कर लेंगे और प्राइम मिनिस्टर करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कट हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी कट हो चुका है। तो आज के वीडियो में अपन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में से एक सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन देखेंगे। सिर्फ वो एक टॉपिक अपन को करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। तो पहले देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है। तो जहां पर अपन को पता है लेजिस्लेचर में क्या करते हैं, रूल्स या लॉ वगैरह क्या करते हैं, बनाए जाते हैं। लेजिस्लेचर में उसे क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। और इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो होते ही हैं। प्रेसिडेंट के अंडर में मतलब एक एब्सेंट में एक और बनाया जाता है जिसे अपन क्या कहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। पहले अपन को सिलेबस में ये भी था लेकिन ये कट हो चुका है। और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर डिसाइड करता है और वो सारे मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। ये भी अपने सिलेबस से कट हो चुका है। तो अपन को सिर्फ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में पहली लाइन याद रखनी है कि प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। एक आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिडेंट देश का होना चाहिए, इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये किस आर्टिकल में बताया गया है। तो आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट का प्रोविजन है और आर्टिकल 52 के हिसाब से देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पूछे कि प्रेसिडेंट होना चाहिए अपनी कंट्री का, ये किस आर्टिकल में बताया गया, तो 52 में बताया गया। और आर्टिकल 53 में प्रेसिडेंट के बारे में एक और लाइन दे रखी है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, बोले तो जो सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है कि रूल्स कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, वो जो होते हैं किसके पास होते हैं, प्रेसिडेंट के पास में होते हैं। और प्रेसिडेंट इन जो रूल्स वगैरह को क्या करता है कि इंप्लीमेंट करने के लिए या तो डायरेक्टली इंप्लीमेंट करता है या फिर अपने नीचे जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे ये करवाता है, ठीक है। तो ये आपको दो आर्टिकल याद रखने हैं, किससे रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट विल बी द नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखो कहने को प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड होता है। हर जो भी लॉ वगैरह पास किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके नीचे जो साइन जो होगा वो किसका होगा, प्रेसिडेंट होगा। मतलब सब चीजें जो होगी प्रेसिडेंट के नाम पे की जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट कोई भी चीज प्राइम मिनिस्टर की और कैबिनेट की वो जो होते हैं सलाह मशूरा जो भी होता है उसके बिना नहीं कर सकता। तो प्राइम मिनिस्टर जो पहले डिसाइड करेगा और उसकी जो होगी डिजायर उसके हिसाब से ही प्रेसिडेंट वो वगैरह साइन करता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक्चुअल हेड है। अगर आप इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से कंपेयर करेंगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो किंग और क्वीन का जो कंसेप्ट है वो जो प्रेसिडेंट के जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहली बात है कि एज कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। ऑब्वियस थिंग है कि वो क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना ही चाहिए, ठीक है। और उसकी एज क्या होनी चाहिए, 35। और वो लोकसभा का मेंबर होने के लिए जो क्वालिफिकेशन हो वो सब उसमें होनी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ये कह रहा है कि लोकसभा का मेंबर चूज करने के लिए कुछ अपन ने क्वालिफिकेशन देखी थी। एज तो इसकी देखो अलग हो गई है। उसके अलावा बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉफिट ऑफिस में काम नहीं करना चाहिए। अब ये तीनों पॉइंट अलग से क्यों नहीं देते। अब प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन में ऐसे लिखे कि वो बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए, तो सही नहीं लगता। इसलिए ऐसे लाइन दे रखी है कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब इसमें होनी चाहिए। एज जो है वो अलग है, लोकसभा के लिए आपको पता है 25 थी, या 35 या उससे ऊपर होनी चाहिए। और ही मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वो उसका
मतलब स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए। हालांकि पार्लियामेंट का जो लोकसभा जो होती है उसके लिए जो या पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो होनी चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड से होता है। अब इन दोनों पॉइंट को अपन अच्छे से समझेंगे। पहले अपन देखते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब है। तो देखो इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए कहते हैं कि पीपल जो होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर जो होते हैं उनको चूज करते हैं और वो पार्लियामेंट के मेंबर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। तो प्रेसिडेंट को चूज करना ऐसे तो देखे तो पीपल से ही हो रहा है, लोगों से ही हो रहा है, पर इनडायरेक्टली लोग जो होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर चूज करते हैं और वो फिर आगे क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को चूज कर रहे हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन जो होते हैं उसमें अपन खुद वोट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपन वोट नहीं करते, अपन ने जिनको वोट देकर मेंबर बनाया वो वोट करेंगे। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज, मेंबर इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब इनडायरेक्टली होगा। और इनडायरेक्टली क्यों कह रहे हैं कि ये उन लोगों से होगा जिन लोगों को अपन ने चूज किया है, और वो मेंबर कौन से होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के और स्टेट असेंबली के हो सकते हैं। और असेंबली दो और लेनी है, यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी तो ज्यादा है, इन दो के अलावा भी है, लेकिन सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी इन दो को ही लेनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं तो यहाँ पॉपुलेशन है, तो इनको भी राइट दिया गया। और ये राइट जो है 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया गया था। तो ये पहले तो सिर्फ स्टेट असेंबली के मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को हक था। उसके बाद ये दिल्ली, पांडिचेरी, ये दो यूनियन टेरिटरी को भी क्या मिला, राइट मिला, ठीक है। अब अपन को समझना है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डन बाय स्पेशल सिस्टम ऑफ वोटिंग नॉन एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इन दिस ईच वोटर कास्टिंग अ सिंगल बैलेट। हर वोट जो वोटर जो होगा, मतलब जो भी अपन ने मेंबर चूज किए वही वोटिंग करेंगे, उनको एक पेपर मिलेगा, सिंगल बैलेट, सीक्रेट पेपर मिलता है। और सपोज करो कि 4 कैंडिडेट है, तो वो चारों कैंडिडेट में से किसी एक को वोट नहीं देगा, वो चारों को अपने हिसाब से प्रायोरिटी वाइज वोट देगा। जैसे अगर वो चाहता है कि ए जो है प्रेसिडेंट बने तो वो ए को 1 प्रायोरिटी दे देगा। अगर उसे लगे कि ए नहीं बने तो वो किसको चाहता है, जैसे बी को वो चाहता है तो उसको 2, फिर उसको चाहता है कि अगर बी भी ना बने तो डी बने तो उसको 3 और फिर सी को 4। तो इस तरीके से वो प्रायोरिटी देगा सबको, ठीक है। तो वो क्या करता है, सिंगल बैलेट पे कैंडिडेट आर रैंक्ड और देयर फेवरेट एज नंबर 1, फिर उसके बाद सेकंड फेवरेट को नंबर 2 और सो ऑन ऐसे दे देगा। अब किसी भी एक कैंडिडेट, ये ए बी सी डी में से कौन चूज किया जाएगा, उसके पास मिनिमम सेट ऑफ वोट होने चाहिए, जिसे कोटा कहते हैं। अब ये जो मिनिमम कोटा जो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आपकी बुक में अलग फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला ये कि टोटल वैलिड वोट कितने हैं, उसको कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं। जैसे यही मेथड राज्यसभा के सिलेक्शन में भी किया जाता है, तो वहां कैंडिडेट तो ज्यादा होता है। अब जैसे अपने जो प्रेसिडेंट है उसके केस में कितने कैंडिडेट चूज करने, एक, तो टोटल वोट ऊपर रखेंगे, 1 प्लस फॉर्मूले का 1 + 1। सपोज करो कि टोटल जो वोट है वो मान लेते 300 है, तो 300, क्योंकि एक ही प्रेसिडेंट चूज करना तो 1 + 1 + 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 150 में 1 ऐड कर देंगे तो 151 से जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे ए बी सी डी में, उसे प्रेसिडेंट चूज कर लिया जाएगा, ठीक है। इफ नो वन रीच द कोटा, अगर किसी को भी कोटा जितने वोट नहीं मिले, मान लो कि ए को मिले 140 वोट, ठीक है, और मान लेते हैं कि बी को जो है वो 100 वोट मिले, ठीक है, और मान लेते हैं कि अब कितने हो गए, 240 हो गए। सी और डी को जो रिमेनिंग वोट में से अपन मान लेते हैं, जैसे 240 हो गए, मान लेते हैं 40 और 20 वोट मिल गए, ठीक है। ये इस तरीके से ए को मिल गए 140, बी को 100, सी को 40 और डी को कितने मिल गए, 20 वोट मिल गए। किसी को भी क्या नहीं मिला है, 151 वोट नहीं मिला है अपने एग्जाम्पल के हिसाब से, तो कोई भी अभी तक सेलेक्ट नहीं हो रहा। ऐसे केस में क्या करेंगे, देन पीपल काउंटिंग द वोट रिमूव द लीस्ट पॉपुलर कैंडिडेट। इनमें से सबसे कम किसको दिए थे, डी को दिए गए, तो डी को बैठा देंगे। अब डी को जिसने नंबर 1 दिया था उनके वोट को कैंसिल करके डी को जिन्होंने वोट दिया था उन्होंने नंबर 2 पे किसको दिया था, मान लेते हैं कि 20 जने थे जिन्होंने डी को क्या था, नंबर 1 वोट दिया था। अब मान लेते हैं उनमें से नंबर 2 के लिए उन्होंने
उनमें 20 में से 15 जनों ने ए को नंबर 2 के हिसाब से चूज किया था और 5 जनों ने बी को नंबर 2 के हिसाब से चूज किया था। तो अब उनकी नंबर 1 का तो कट हो चुका है, तो ये जो नंबर 2 चॉइस थी इसको नंबर 1 मान लेंगे। तो ये 15 वोट किस में ऐड हो जाएंगे, ए में, और ये 5 वोट किस में ऐड हो जाएंगे, बी में। अब ए के पास कितने वोट हो गए, 155, और बी के पास कितने हो गए, 105। तो ए के पास ये वोट हो गया, तो ए को प्रेसिडेंट चूज कर लिया जाएगा। मान लो अभी भी नहीं होते तो सी के भी वोट ऐसे ही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल एवरी वैकेंसी इज फिल्ड। ठीक है, अब राज्यसभा के केस में एक से ज्यादा मेंबर चूज किए जाते हैं, राष्ट्रपति के केस में सिर्फ एक ही जो होता है वो कैंडिडेट चूज किया गया। तो कहने का मतलब है जो वोट दिए जाएंगे वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसे आप एक बार अच्छे से वापस सुने और फिर समझे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपन लेते हैं मेथड ऑफ डिपोजिशन और इम्पीचमेंट। तो देखो अगर प्रेसिडेंट को हटाना हो तो उसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है। तो देखो वैसे तो प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 ईयर का होता है, पर आर्टिकल 61, ये आर्टिकल आपको याद रखना है, किस आर्टिकल में ये प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 में ऐसा है कि प्रेसिडेंट को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और दिस इम्पीचमेंट जो है वो इनिशिएट किसी भी हाउस से किया जा सकता है, पार्लियामेंट के। राज्यसभा से भी शुरुआत हो सकती है इस इम्पीचमेंट की, और लोकसभा से भी इसकी शुरुआत हो सकती है। द चार्ज शुड बी साइन, और किस बेसिस पे आप हटाना चाह रहे हो वो चार्ज आप एक पेपर पे लिखकर, या फिर जो पेपर जो होगा जिसपे भी आप ये सब लिखेंगे चार्जेज, उसके नीचे साइन होने चाहिए 1/4 मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। मतलब मान लो कि लोकसभा से स्टार्ट हुआ इम्पीचमेंट, तो लोकसभा के 1/4 मेंबर का साइन किया हुआ एक वो चार्जेज वाला पेपर होना चाहिए। अगर राज्यसभा से है तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर का साइन किए हुए एक वो चार्जेज का पेपर होना चाहिए। और फिर मतलब जो प्रेसिडेंट है उसको 40 डेज का नोटिस भी मिलना चाहिए। उस 40 डेज के बाद में ये जो अपने चार्जेज वाला पेपर है उसे पास कर देना है मेजोरिटी से, और मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जो भी आप हाउस है, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है। देन इसे दूसरे पार्ट हाउस में भेजा जाएगा। जैसे अगर लोकसभा से स्टार्ट हुआ है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा से स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा में। दूसरा वाला जो हाउस है उसकी इन्वेस्टिगेट कर सकता है या तो खुद, या फिर उसके लिए कोई कमिटी अपॉइंटमेंट कर सकता है। अगर दूसरे वाले हाउस को भी लगता है कि चार्जेस सही है तो वो भी उसको पास करेगा, और उसके लिए भी उस वाले हाउस में भी 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए। और फिर प्रेसिडेंट को उसकी जगह से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक इंडिया में ऐसा एक बार भी इंपीचमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखो प्रेसिडेंट को जितनी भी पावर है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जनरल सिनारियो में, जब मतलब कंट्री में नॉर्मल सीन चल रहा है, एकदम पीस वगैरह चल रही है, उस समय जो उसको पावर है वो अपन अलग पढ़ेंगे। और एक स्पेशल पावर जब उसे इमरजेंसी सिचुएशन मिलती है वो अपन अलग से देखनी है। ठीक है, तो पहले अपन जनरल पावर्स और राइट्स देखते हैं। तो देयर आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हैविंग ड्यूरिंग द पीस टाइम। जब प्रेसिडेंट मतलब ये जो पावर के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं, ये पावर कब है, जब प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, मतलब तब रूल कर रहा है जब मतलब कंट्री में कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, कोई भी ऐसे वॉर का सीन नहीं चल रहा, कोई भी इंटरनल कोई भी ऐसे डिस्प्यूट नहीं चल रहा, ठीक है, और कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। तब उस समय प्रेसिडेंट को क्या क्या राइट है वो अपन को जनरल पावर और राइट्स में पढ़ना है। अब यहां पर जो पावर है उसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले लेते हैं एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन पावर। तो देखो आर्टिकल 53 क्या कहता है कि जो मतलब अपना यूनियन है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। ये मैंने पहले भी बताई थी आपको। और वो या तो खुद डायरेक्टली या फिर अपने नीचे जो ऑफिसर है उनसे ये फंक्शन करवा सकता है। इन दिस वे ऑल द वर्क ऑफ गवर्नेंस वुड बी डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। ऑल द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एज हिज डिसीजन। और ऐसा माना जाता है कि जो भी डिसीजन लिया गया है वो प्रेसिडेंट का है। हालांकि ये डिसीजन कौन लेता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, लेकिन जब वो पास करेंगे तो साइन तो नीचे प्रेसिडेंट के होते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि भाई ये सब डिसीजन किसके, प्रेसिडेंट के। अब इसमें अपन को एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन पावर में भी कौन कौन सी पावर है, तो पहली लेखनी है मिलिट्री पावर।
तो प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है तीनों ही डिफेंस फोर्स का, जो अपने जो भी अपने एयर में नेवी जो है और लैंड पे जो आर्मी वगैरह, तीनों का जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन है? प्रेसिडेंट ही है। बट ही कैन यूज दिस पावर अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, लेकिन वो अपने ये लॉ है, वो जो भी पावर है वो तभी यूज कर पाता है जब पार्लियामेंट का क्या हो? सहमति हो। इसका मतलब है कि जब पार्लियामेंट किसी चीज को पास करेगा उसी से रिलेटेड प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? हक ले सकता है। जैसे मान लो किसी कंट्री के खिलाफ वॉर लड़नी है या नहीं लड़नी है, वॉर डिक्लेयर करनी है या नहीं करनी है, ऐसे तो ये हक किसका है? प्रेसिडेंट का। लेकिन पहले पार्लियामेंट पास करेगी कि हाँ अपन वॉर करने वाले हैं, उसके बाद में प्रेसिडेंट क्या करेगा? ये अनाउंस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने है अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ इंपोर्टेंट ऑफिसर। कुछ ऑफिसर और कुछ पोस्ट पे जो पोस्ट होती है वो प्रेसिडेंट देता है, लेकिन अगेन ये प्रेसिडेंट कब दे पाता है? कब? एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है, गवर्नर स्टेट के डिसाइड करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज डिसाइड करना, ऑडिटरी जनरल डिसाइड करना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन और मेंबर डिसाइड करना, फॉरेन कंट्री में एम्बेसडर जो भेजे जाते हैं, जो अपने कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं, उन सबको अपॉइंटमेंट करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट है पावर ऑफ गवर्नेंस। इसमें आपको देखो ये लाइन आप वापस लिख सकते हो कि मतलब जो गवर्नेंस में हर चीज जो की जाती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे की जाती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है पावर इन फॉरेन अफेयर्स। मतलब फॉरेन अफेयर्स में क्या पावर है कि जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो है ही है, इस वजह से प्रेसिडेंट जो होता है वो दूसरी कंट्री में इंडिया को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो वो क्या करता है कि हर कंट्री में लगभग हर कंट्री में अपने एम्बेसडर क्या करता है? अपॉइंट करता है। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं बनाए जाते हैं वो सब अपॉइंट करता है। इंडियन एम्बेसी जो होगी फॉरेन कंट्री में वो, और जो फॉरेन कंट्री के जो यहाँ पर एम्बेसी है वहां से जो भी एम्बेसडर आते हैं उनको सर्टिफिकेट कि हाँ भाई आप यहाँ पर रहोगे, वो जो होगा वो एक्सेप्ट करने का काम भी किसका होगा? प्रेसिडेंट का होगा। ट्रीटी और एग्रीमेंट वगैरह जो होते हैं दो कंट्री के बीच में वो भी किसके नाम पे किए जाते हैं? प्रेसिडेंट पे। पर ये सब प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट खुद कुछ भी नहीं कर सकता, पार्लियामेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, ये सारे जो थे अपने चार कौन कौन से? मिलिट्री पावर, अपॉइंटमेंट और डिसमिसल ऑफ इंपोर्टेंट ऑफिसर, गवर्नेंस और फॉरेन अफेयर्स, ये सब तो आते हैं किस पावर में आएंगे? अपने एग्जीक्यूटिव पावर में आएंगे। अब प्रेसिडेंट अपन ने जब लेजिस्लेचर पढ़ा था उसमें लोकसभा राज्यसभा तो पढ़ी थी, साथ में और भी कुछ फंक्शन देखने थे क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट भी आता है। अब मेरी बात सुनना, प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला कि अगर आपको पार्लियामेंट के फंक्शन पूछे तो आपको लोकसभा के राज्यसभा के फंक्शन लिख देने, और प्रेसिडेंट की ये लेजिस्लेटिव पावर वाले फंक्शन आप लिख सकते हो। ठीक है, और साथ ही में इमरजेंसी वाले पावर भी लिख सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर में पहला है लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। पार्लियामेंट के जो दोनों मतलब हाउसेज होते हैं वहां पर जो सेशन बुलाए जाते हैं, अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, वो कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। ही कैन डिसॉल्व लोकसभा, लोकसभा को वो मतलब अपने टर्म से पहले भी खत्म कर सकता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे? पीएम की एडवाइस पे। प्रेसिडेंट जो होता है वो जॉइंट सेशन भी बुला सकता है, और वो जॉइंट सेशन जब बुलाएगा तो उसे एड्रेस करना, स्पीच वगैरह देना, कॉमन पॉलिसीज के बारे में बताना, वो भी सब कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। पावर टू नॉमिनेट मेंबर, देखो अपन ने जब राज्यसभा की थी उसमें 12 मेंबर ऐसे थे जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, और जब अपन ने लोकसभा की थी तो उसमें 2 जो मेंबर थे वो कौन नॉमिनेट करता था? प्रेसिडेंट करता था। ये 12 मेंबर कौन से थे? जो कहीं ना कहीं आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट में क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं। और लोकसभा में जो 2 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं वो एंग्लो इंडियन होने चाहिए कम्युनिटी से। तो ये अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अगेन ये जो 14 जो मेंबर है, 12 तो अपने राज्यसभा के, 2 लोकसभा के, ये मेंबर जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो उसमें वोटिंग नहीं करते। वोटिंग में सिर्फ वो ही पार्टिसिपेट करते हैं जिन्हें जनता ने चूज किया। ठीक है, यूज ऑफ वीटो पावर ऑन अ बिल, इसको आप अच्छे से समझे। देखो कोई भी बिल जब पास होता है तो पहले पार्लियामेंट डिसीजन लेती है, फिर उसको वो लॉ तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाएगा। फिर प्रेसिडेंट को वो सही लगे तो प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा। अगर प्रेसिडेंट को वो सही नहीं लगता तो प्रेसिडेंट वापस उसे रिटर्न करता है, और उसमें या तो कुछ चेंजेस भी सजेस्ट कर सकता है या फिर उसे कह सकता है कि भाई ये सही नहीं लग रहा।
अब पार्लियामेंट अगर उसे दूसरी बार वापस पास करती है, उसमें कुछ करेक्शन करके या फिर विदाउट करेक्शन भी वापस भेजती है, तो दूसरी बार जब भेजा जाएगा तो प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट को कोई राइट नहीं है, लेकिन यहां पर एक स्कोप बनता है किसके लिए? पॉकेट वीटो के लिए। इसको समझे, देखो जब पहली बार उसको भेजा गया और प्रेसिडेंट को लगे कि ये पास करना ही नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उसे वापस रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को भेजे ही ना, और ना ही उस पे साइन करे, वो बस उसको ऐसे लटका दे एक तरीके से कहे। अब जब तक वापस उसे पार्लियामेंट में भेजेगा नहीं तो वो दूसरी बार वापस आएगा नहीं, और दूसरी बार आने पर कंपलसरी है, पहली बार पे तो है नहीं, और कोई टाइम पीरियड भी डिसाइड नहीं कर रखा अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर तो आपको भेजना ही है, तो वो लंबे समय तक उसको वापस भेजे बिना मतलब एक तरीके से उसे इग्नोर कर सकता है। इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। इंडिया की जो पूरा हिस्ट्री है उसमें एक बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, सिर्फ और सिर्फ एक बार ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेट्स, मतलब जो पार्लियामेंट जो होती है, अगर मान लो कभी उसका कोई सेशन नहीं है तो प्रेसिडेंट जो है उसके पास राइट है कोई ना कोई ऐसे ऑर्डिनेट पास करने का, और ये ऑर्डिनेंस जो है वो 6 वीक के लिए वैलिड होगा आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट वापस मतलब उसका सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके 6 वीक तक ये वैलिड होगा, बोले तो करीब 1.5 महीने के आसपास। हाँ, पार्लियामेंट चाहे तो इसे उससे पहले भी क्या कर सकती है? नलीफाई कर सकती है, बट इफ पार्लियामेंट विसेज ऑर्डिनेट कैन नलीफाइड इवन बिफोर देयर टर्म। अब ये अभी तक अपन ने 2 पावर की है, कौन कौन सी की है? लेजिस्लेटिव पावर, और अपन ने कौन सी की है? एग्जीक्यूटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में ये जो 4 पावर है ये आप पार्लियामेंट के फंक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट भी पार्टिसिपेट करता है। अब फाइनेंशियल पावर, जो मनी बिल जो होते हैं, और डिमांड ऑफ ग्रांट्स। डिमांड ऑफ ग्रांट्स किसे कहते हैं? मतलब हर जो डिपार्टमेंट होता है वो मतलब ऐसे बोलता है कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए अगले साल के लिए, इतना रुपीस चाहिए, तो वो जो है वो कैनॉट बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा विदाउट हिज परमिशन। लोकसभा में तब तक प्रेजेंट नहीं कर सकते जब तक राष्ट्रपति ना चाहे, प्रेसिडेंट ना जाए। इन द बिगिनिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर प्रेसिडेंट विल गेट डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टेबल। बोले तो बजट वगैरह जो होते हैं वो दोनों हाउस से, पार्लियामेंट से जो होता है वो प्रेसिडेंट लेगा। ये प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर हुई। जुडिशियल पावर, प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास में ये राइट है कि वो किसी भी पर्सन की जो सजा है उसको खत्म कर सकता है या उसकी पनिशमेंट को कम कर सकता है। पार्डन अ पर्सन ऑफ हिज सेंटेंस, पनिशमेंट, और कैन रिड्यूस पनिशमेंट, ठीक है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का काम भी किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर हो गई। नेक्स्ट है अपने, ये तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा था वो प्रेसिडेंट की नॉर्मल, जब देश में सब कुछ बराबर चल रहा उस समय पावर थी। अब आती है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर कुछ सर्टेन केस में लगाई जाती है। तो पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो पहले अपन देखते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? तो प्रेसिडेंट कैन इम्पोज नेशनल इमरजेंसी, और कब लगा सकता है? जब वॉर हो, जब एक्सटर्नल कोई अटैक हो जाए, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इसको हाईलाइट क्यों किया गया है? तो जो है एक अपने मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए थे, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उससे पहले इन 3 केस में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, लेकिन बाद में इसमें चेंजेस किए। वॉर के केस में अभी भी लगा सकते हैं, एक्सटर्नल अटैक के केस में अभी भी लगा सकते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस को हटा दिया गया, उसकी जगह आर्म्ड रिवॉल्ट कर दिया गया। तो अगर आपको पूछे कि किस क्राइटेरिया में चेंजेस किए गए, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को खत्म करके उसकी जगह आर्म्ड रिवॉल्ट को क्या गया कि भाई मतलब ऐसे लोगों के पास में क्या है मतलब वो वगैरह गन वगैरह है, हथियार वगैरह, और फिर एक कोई पार्ट सरकार के खिलाफ हो जाए तो इसे आर्म्ड रिवोल्ट माना जाएगा। उस केस में आप इमरजेंसी लगा सकते हो, नॉर्मल इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे नहीं लगा सकते। एक और चीज, पहले ऐसे था कि आर्टिकल 352 के हिसाब से इमरजेंसी जो है वो पार्लियामेंट के विदाउट अप्रूवल के भी आप क्या कर सकते थे? पास कर सकते थे, जो 2 महीने तक रह सकती थी। 2 महीने के बाद में अगर करनी है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए था, और फिर जितने लंबे समय तक चाहिए था उतने लंबे समय तक आप इमरजेंसी लगा सकते थे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ तो उसमें 4 चेंजेज हुए। एक तो ये चेंज हो गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रिवॉल्ट कर दिया गया। दूसरा था द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट अंडर
आर्टिकल 352 कैन ओनली बी मेड आफ्टर रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट। पहले तो उनके अप्रूवल के बिना भी अपन कर सकते थे और प्रेसिडेंट कर सकता था, अब उनके अप्रूवल भी चाहिए और वो भी रिटर्न अप्रूवल चाहिए। और विद इन अ मंथ जो है वो अप्रूवल पार्लियामेंट से क्या होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से पास भी होना चाहिए 1 मंथ के अंदर अंदर। और ऐसा होने पर वो इमरजेंसी 6 महीने तक रहेगी। उस 6 महीने के आगे एक्सटेंड करना है तो फिर अप्रूवल चाहिए, और इस तरीके से वो जब तक चाहे जब तक इमरजेंसी को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चेंजेस क्यों गए? तो इंदिरा गांधी ने अपने देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी, 2 बार वॉर की वजह से, एक बार चाइना के साथ वॉर थी तब, एक बार पाकिस्तान से वॉर थी तब। एक बार इंदिरा गांधी ने ऐसे मतलब फोन पे प्रेसिडेंट को कहकर इमरजेंसी लगवा दी थी, तो और कोई लीडर ऐसा ना कर पाए, इसलिए ये सारे चेंजेस किए गए। कितने चेंजेस किए गए? 4 चेंजेस किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल, फिर अपन कहते हैं राष्ट्रपति शासन स्टार्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट में। इसके लिए जो है वो किसमें है, आर्टिकल 356 में, और ये वाला किसमें था, आर्टिकल 352 में। तो स्टेट इमरजेंसी क्या है कि प्रेसिडेंट कैन अनाउंस स्टेट इमरजेंसी किस किस केस में कर सकता है, अगर उसे लगे कि कोई स्टेट जो है उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, वहां की गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से फंक्शन नहीं कर पा रही, तो इमरजेंसी लगा सकता है। या गवर्नमेंट की गवर्नर जो होता है, राज्यपाल जो होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट का, उसके रिकमेंडेशन पे भी लगा सकता है। अब यहाँ पर डिक्लेयर करने का क्या क्राइटेरिया है, तो द अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी कैन नॉट कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 मंथ। पहले तो 2 मंथ से ज़्यादा मतलब नहीं लगाई जा सकती अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल ना मिले। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज फॉर 6 मंथ आफ्टर अप्रूवल। अप्रूवल के बाद 6 महीने मतलब वो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद में सिंपल मेजोरिटी से ये बार बार पास करके फिर इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल 3 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते। जबकि नेशनल इमरजेंसी में ऐसा नहीं है। नेशनल इमरजेंसी में कहा है कि जितने लंबे समय तक एक्सटेंड करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यह है कि 3 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका जो प्रोसीजर या प्रोविजन है वो 360 में है। तो 352 में नेशनल इमरजेंसी का, 356 में स्टेट इमरजेंसी का और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का। और इन 3 आर्टिकल से जो प्रेसिडेंट जो होता है उसे इमरजेंसी पावर मिलती है। ठीक है, अब इस केस में क्या है, अगर प्रेसिडेंट को लगे कि देश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो उतनी सही ढंग से नहीं रही है, ऐसे केस में वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। और ये अनाउंसमेंट जो है वो अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स। इसके डिक्लेयर करने के 2 महीने के अंदर अंदर दोनों से क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। 44th अमेंडमेंट जो हुआ था उसके बाद में ये बोला गया कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दे तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकता है और वो चाहे तो उसको खत्म भी करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर जैसे प्रेसिडेंट होने का प्रोविजन किसी एक्ट में था, वैसे वैसे एक देश का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, इसका प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 में। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो अपॉइंट करता है, लेकिन किसको, लोकसभा में जो पार्टी मेजोरिटी में है उसके लीडर को प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर की तरह। अब प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शन है, तो देखो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक्चुअल हेड है अपना। ठीक है, तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक बार जो प्राइम मिनिस्टर है जैसे ही प्रधानमंत्री बनेगा, उसकी शपथ लेगा, उसका पहला काम है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करे कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने मिनिस्टर रखने हैं, किस पोजीशन पे किसको रखना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा। तो द प्राइम मिनिस्टर द फर्स्ट टास्क इज टू फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओनली प्राइम मिनिस्टर हैज टू डिसाइड नंबर एंड पोजीशन ऑफ मिनिस्टर, मतलब कितने वो मिनिस्टर रखने और किस पोजीशन पे किसको रखना है, ये किसका हक होगा, प्रेसिडेंट का होगा। ठीक है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर का होगा, बाद में प्रेसिडेंट तो सिर्फ अनाउंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट, मतलब किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, और डिपार्टमेंट में कभी कभी किसी मिनिस्टर को एक डिपार्टमेंट से चेंज करके दूसरे डिपार्टमेंट पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सब काम करने का भी हक किसका है, प्राइम मिनिस्टर का है। किसका है,
प्राइम मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर के इस डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैबिनेट, मतलब कैबिनेट संभालने का काम, कैबिनेट का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर को समझा जाएगा। कैबिनेट की कभी कोई मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें क्या एजेंडा डिसाइड करना है, किस पे मीटिंग करनी है, ये सब काम कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। हर जो डिपार्टमेंट का जो भी मतलब हेड है वो प्राइम मिनिस्टर को जाके अपना अपना क्या बताएगा कि भाई मैंने ये फंक्शन किए हैं या फिर मेरे को ये रिक्वायरमेंट है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस, इतने सारे जो भी डिपार्टमेंट होंगे उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना ताकि पूरी गवर्नमेंट एक यूनिट के फॉर्म में दिखे। ये काम भी किसका होगा? प्राइम मिनिस्टर का होगा। लोकसभा में जो लीडर जो होता है उसको भी अपन क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर का ही हक है, तो पीएम इज यूजुअली द लीडर ऑफ लोकसभा। बजट जो होते हैं और ऑल अदर गवर्नमेंट बिल जो होते हैं, लॉ मेकिंग फंक्शन वगैरह जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन में बनाए जाते हैं और बाद में वहां पर पास किए जाते हैं और फिर प्रेसिडेंट के पास में जाते हैं। प्रेसिडेंट जब उन पे साइन कर देता है तो वो पूरे लॉ बन जाते हैं। चैनल बिटवीन प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट और ये अपना हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है प्रेसिडेंट को तो वो पीएम देगा, और पीएम से जो प्रेसिडेंट से जो भी वापस मिलेगा वो पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताएगा। तो प्राइम मिनिस्टर कन्वे द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट का मैसेज होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वापस बताने का काम भी किसका होगा? प्राइम मिनिस्टर का होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट जो भी कहता है वो वापस पास करने का काम भी। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट। अब आप कहोगे कि ये काम तो किसका था? राष्ट्रपति का था, प्रेसिडेंट का था। हाँ, सही कह रहे हैं कि ये काम किसका है? प्रेसिडेंट का है, लेकिन इनडायरेक्टली ये काम भी किसका है? प्राइम मिनिस्टर का। इनडायरेक्टली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन सारी पोस्ट पे, जो भी पोस्ट पे प्रेसिडेंट रखता है वो तब तक नहीं रख सकता जब तक वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं ले लेता। तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस मतलब प्राइम मिनिस्टर का हक हो गया। प्राइम मिनिस्टर जिनको कहेगा उनको प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या करता है? अपॉइंट करता है किसके ऊपर? वेरियस पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये भी आपको समझ लेना है। नेक्स्ट देखो, इसके साथ अपना ये चैप्टर वैसे तो कंप्लीट है क्योंकि आज के वीडियो में अपन को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ही करने थे, लेकिन मेरी बात ध्यान सुनना, एक टॉपिक आपके और है। वैसे तो जुडिशरी पूरा कट हो चुका है, लेकिन जुडिशरी में एक टॉपिक नहीं कट किया है कि जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसकी एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है। तो देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का जज जो होगा वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और इन तीन में से किसी एक चीज को वो फॉलो करना चाहिए। अब पहला तो ये तो करना ही है, इन तीन में से किसी एक को करना है। पहला क्या कि वो या तो हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो या फिर 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट में 5 साल के लिए जज रहा हो। ठीक है, या फिर वो जो है हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो या फिर किसी और कोर्ट में भी एडवोकेट रहा हो, कितने साल के लिए? 10 इयर्स के लिए। या फिर प्रेसिडेंट को ये लगे कि ये सही बंदा है किसमें? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए। तो इन तीन में से कोई एक कंडीशन हो और साथ में वो इंडिया का सिटीजन हो तो उसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। इसी के साथ अपने आज का ये वीडियो एंड होता है, साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को अच्छे से करें। इस चैप्टर में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप अच्छे से तैयार करें। उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।